नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। साक्षी आज दोपहर को अपनी बेडरूम में आराम से लेटी हुई थी। अगर ऐसा रोज का दिन होता तो उसकी सास ने जरूर कुछ न कुछ ताना मार ही दिया होता, लेकिन आज घर का माहौल ही अलग था। सब लोग बड़े खुश थे और साक्षी को भी आज से घर के कामों में थोड़ी राहत मिलने वाली थी। वैसे तो साक्षी एक आम सी घरेलू औरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती पर किसी का भी दिल आ जाए, ऐसी हसीन थी वो। शादी को 7 साल हो गए थे और शादी से पहले वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। पर शादी के बाद सब कुछ छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके ससुराल वालों का बहुत बड़ा घर था और उनका इकलौता बेटा यानी उसका पति अकेला सब कुछ संभाल लेता था, इसलिए उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। आज का दिन उसके लिए खास था। सब खुश थे, लेकिन साक्षी के मन में कुछ अजीब सा खटक रहा था। अब जब वो अकेली कमरे में थी तो उसे 2 महीने पहले का वो किस्सा याद आ गया। उस दिन सफर में वह बस में बैठी हुई सो रही थी और तभी अचानक उसे अपने हाथ पर एक अजीब सा स्पर्श महसूस हुआ। जैसे ही उसने देखा तो वो करण का हाथ था। पहले तो उसने सोचा कि शायद वो सो रहा होगा और गलती से उसका हाथ उसके हाथ पर आ गया होगा। तब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद करण का हाथ उसके हाथ पर फिर से सरकने लगा। उस समय साक्षी ने स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखा था, जिससे उसका हाथ खुला हुआ था। उसे समझ में आया कि ये गलती नहीं बल्कि करण जानबूझकर कर रहा है। पहले भी उसने 1-2 बार ऐसे अनजाने में उसे छुआ था, पर यह पहली बार था कि उसने ऐसा हिम्मत करके किया था। साक्षी उस वक्त मायके में शादी में गई थी और अब वह वापस देहरादून लौट रही थी। असल में उसका पति भी साथ आने वाला था, लेकिन उसे इन शादियों की अजीब सी रहने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने साक्षी को अकेले ही भेज दिया। साक्षी ने फ्लाइट से जाने की योजना बनाई थी, पर मायके से जल्दी लौटना पड़ा और इसलिए फ्लाइट की टिकट नहीं मिली। तो उसने स्लीपर बस का टिकट लिया और उसमें भी अकेली सीट नहीं मिली, तो 2 टिकट बुक कर ली। तभी साक्षी की बहन ने कहा कि करण को भी देहरादून जान है, इसलिए उसे भी साथ ले जाओ। इस तरह साक्षी की बहन करण को उसके साथ भेज दिया। करण उसकी बहन का भतीजा था और पहले भी कई बार उससे मिल चुका था। हमेशा वो साक्षी से अच्छे से पेश आता था, इसलिए इस बार भी सबको तसल्ली थी कि साक्षी के साथ करण जा रहा है। लेकिन इधर बस में अकेलेपन का फायदा उठाकर करण ने साक्षी के हाथ पर अपना हाथ रखना शुरू कर दिया। तब साक्षी ने सोचा कि शायद हाथ गलती से सरक गया होगा और यह यहीं तक ही सीमित रहेगा, लेकिन करण ने ज्यादा हिम्मत दिखाई। हालांकि उस वक्त साक्षी ने कुछ कहा नहीं और सोने का नाटक करती रही, पर अंदर ही अंदर वो सब महसूस कर रही थी। करण जवान था, लगभग 26 साल का, और साक्षी जानती थी कि वो देखने में भी अच्छा था और साक्षी भी अपनी खूबसूरती से वाकिफ थी। साक्षी को पता था कि करण उस पर आकर्षित था। वो हमेशा उससे अलग नजरों से देखता था, शायद इसलिए कि साक्षी का शरीर अभी भी कसा हुआ और आकर्षक दिखाता था। वैसे तो साक्षी अब मिडिल उम्र की हो चुकी थी, लेकिन उसकी फिटनेस और फिगर का असर अब भी लोगों पर पड़ता था। 4 लोगों के बीच खड़ी होती तो उसकी खूबसूरती का सभी पर असर होता और ये चीज साक्षी के अंदर एक अजीब से गर्व का एहसास कराती थी। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता या उसकी ओर आकर्षित होता, साक्षी के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती। जब करण शादी के दौरान उससे मस्ती करता या कभी कभी हल्की स्पर्श करता तो साक्षी को मजा आता था। कई बार उसने साक्षी से नजरों और छूने के जरिए सुख लिया, पर साक्षी ने इस बात को कभी टूल नहीं दिया। शादी के घर की भीड़ भाड़ में करण कभी उसके कंधों से हल्का स्पर्श कर लेता तो कभी उसकी नाजुक जगहों को छूने की कोशिश करता। कभी अनजाने में तो कभी जानबूझकर उसका हाथ साक्षी के शरीर से टकरा ही जाता और वह उसे झटक देता। कल ही की बात है, शादी में साक्षी कमरे में कपड़े बदल रही थी।
दरवाजा बस हल्का सा बंद किया हुआ था। तभी अचानक करण अंदर आ गया और तब साक्षी साड़ी पहन रही थी। करण के अंदर आने पर साक्षी एकदम घबरा गई। उसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या करे। वह बिना पल्लू लिए ही खड़ी रह गई और करण को देखती रही। तब करण की नज़र भी उसके शरीर के उन हिस्सों पर थी जिसे देखकर वो अंदर ही अंदर आनंदित हो रहा था। जब साक्षी को एहसास हुआ कि करण कहाँ देख रहा है, तब उसने जल्दी से पल्लू ओढ़ लिया। तब करण ने सॉरी बोला और कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद दोनों ने इस बात को यूं ही भूल जाने का नाटक किया। अचानक अगले दिन साक्षी को देहरादून वापस जाना पड़ा और उसकी बहन के कहने पर करण को भी साथ ले लिया। इधर साक्षी को भी करण के साथ देहरादून जाने में कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि बस के सफ़र में उसके साथ कंपनी देने के लिए भी कोई चाहिए था। इसलिए दोनों साथ में चल पड़े। उन्हें बस में ऊपर की बर्थ मिली थी। फिर शादी की भाग दौड़ से थकी हुई साक्षी और करण बर्थ पर लेट गए, एक दूसरे से थोड़ा सा फासला बनाकर। साक्षी खिड़की की तरफ थी, जबकि करण बाहर की तरफ लेटा था। जब बस को चलते चलते 4-5 घंटे बीत गए, तब सब लाइटें बंद हो गईं। अब बस बाहर से आने वाली रोशनी की हल्की फुल्की किरणें ही अंदर आ रही थीं। खिड़की से आती रोशनी से साक्षी को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने खिड़की के पर्दे खींचने की कोशिश की, लेकिन एक पर्दा अटक गया था। तब करण ने अपने हाथ से पर्दे को खींचने में मदद किया। तब उसका हाथ साक्षी के कंधे से हल्के से छू गया। ना जाने क्यों उस हल्के स्पर्श ने साक्षी को कुछ अलग सा महसूस कराया। करण ने आखिरकार पर्दा बंद कर दिया और ऐसी भी ज्यादा ठंडा चल रहा था, इसलिए साक्षी ने करण से अपनी बैग से ओढ़नी निकालने को कहा। तब करण ने कहा, ओढ़नी क्यों? बस में ओढ़ने के लिए कंबल है ना? इस पर साक्षी बोली, नहीं, मुझे बस वाले के कंबल से अजीब सा लगता है। तब करण ने बैग से ओढ़नी निकालने के लिए बैग खोला और गलती से साक्षी की इनरवियर बाहर आ गई। इस पर साक्षी ने हंसते हुए उसे जल्दी से छिपा लिया और करण भी हंसने लगा। फिर उसने जल्दी से बैग से ओढ़नी निकाली। थोड़ी देर बाद गपशप करते हुए साक्षी को नींद आ गई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि करण उसके बदन पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा है। तब साक्षी ने कोई हलचल नहीं की और सोने का नाटक करती रही। ऐसे ही करण का हौसला बढ़ता गया और अब वो साक्षी के हाथ को हल्के से दबाने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। इधर बस एक शांत माहौल में चल रही थी। साक्षी को ऐसा लगा कि शायद अब करण बोर हो गया है, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी ओढ़ने के नीचे उसका हाथ सरक रहा है। वह शायद यह सोच रहा था कि मैं गहरी नींद में हूँ, इसीलिए उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। साक्षी को अब उसकी बेधड़क हरकतों पर हैरानी हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और वैसे ही चुपचाप लेटी रही। फिर करण ने उसकी ओढ़नी हटाकर धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया और धीरे धीरे उसकी नाभि के पास उसे घुमाने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी हिम्मत और बढ़ गई और उसने अपना हाथ और आगे बढ़ाकर उसके नाजुक हिस्सों को छुआ। वह बिना किसी झिझक के अब उसके गालों को सहला रहा था। तब साक्षी हैरान रह गई थी। कुछ करने का मन हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं रोका। शायद उस वक्त उसे भी उसका स्पर्श अच्छा लगने लगा था, इसीलिए उसने कुछ समय रुककर उसका प्रतिक्रिया का इंतजार किया। जब साक्षी ने कोई विरोध नहीं किया, तो करण धीरे धीरे उसके नाजुक अंगों को सहलाने लगा। तब साक्षी को खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि वह उसे ये सब करने दे रही थी। शायद उस पल में वो सिर्फ इंसानी भावनाओं के वश में थे, नर और मादा की तरह। कुछ समय बाद करण ने साक्षी के अंगों को हल्के से दबाना शुरू किया और फिर साक्षी अजीब सी भावनाओं में खोने लगी। यह स्पर्श साक्षी को बेहद परिचित लग रहा था और वह समझ गई थी कि उसका शरीर भी उसके स्पर्श के लिए तैयार हो चुका है। यही वजह थी कि उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
उसकी हरकतें इतनी धीमी और संयमित थीं, जैसे कोई खूबसूरत संगीत जो आपके होश उड़ा दे। करण के इस स्पर्श में साक्षी खुद को भूलने लगी। साक्षी भूल गई कि घर पर उसका बीमार पति उसका राह देख रहा है। वह भूल गई कि वह किसी की पत्नी है। उस समय वह बस एक औरत थी जिसे किसी के सहवास की जरूरत महसूस हो रही थी। शायद करण भी सोच रहा था कि साक्षी गहरी नींद में है, या शायद वह जानता था कि साक्षी सब जानकर भी अनजान बनी हुई है। इन दोनों ही स्थितियों ने उसे और आगे बढ़ने का हौसला दिया। इसलिए अब करण अपना हाथ साक्षी के ब्लाउज के बटन पर रखा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। सलीके से उसने अपनी उंगलियां अंदर सरकाईं और धीरे धीरे ब्लाउज का बटन खोल दिया। अब करण की सारी उंगलियां उसके भीतर थीं। उसका यह कदम साक्षी को अच्छा लगने लगा था। जैसे ही उसकी उंगलियां अंदर गईं, साक्षी की ओर से हल्की सी आवाज निकल गई। फिर उसकी उस प्रतिक्रिया से करण को हरी झंडी मिल गई थी। फिर करण ने साक्षी को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उन दिनों का शरीर एक दूसरे से सट गया। करण की इस हरकत से साक्षी के शरीर में अजीब सा रोमांच महसूस होने लगा। फिर वह और भी बेधड़क होकर उसके शरीर को छूने लगा। साक्षी पूरी तरह उत्तेजित हो चुकी थी। अंधेरे में वे दोनों एक अपनी ही दुनिया में थे और किसी को उनके बारे में पता चलने का कोई डर भी नहीं था। साक्षी को अंदर ही अंदर ये लगने लगा था कि अब उसे और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके बीच अब तक केवल स्पर्श का संवाद चल रहा था और साक्षी के इस रवैये से करण ने शायद साक्षी की मंशा भांप लिया था। इसलिए उसने धीरे से उसके बालों को हटाया और उसके खुले ब्लाउज की पीठ पर हाथ फिराने लगा। तब साक्षी भी अब खुद को करण के हाथों में सौंप चुकी थी। तभी अचानक बस रुक गई और ड्राइवर ने ऐलान किया कि बस खाने के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए जी रुकेगी। तब करण फटाफट अलग हो गया और साक्षी भी जल्दी से अपने कपड़े ठीक कर लिए। तब करण थोड़ा शर्माया और बोला, सॉरी, चलो कुछ खा आते हैं। तब साक्षी ने उसे पास खींचा और उसके कान में कहा, क्यों, पेट नहीं भरा क्या? मेरी टेस्ट पसंद नहीं आई क्या? अब थोड़ी भूख रखो, लौटकर फिर से मेरी टेस्ट लेनी है तुम्हें। फिर करण खुशी से नीचे उतरा और साक्षी को भी उतरने में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वे दोनों ऐसे बस से उतरे जैसे कोई नई प्रेमिका अपने प्रेमी के हाथ में अपना हाथ डालकर चलती है। वैसे वे दोनों भी रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। साक्षी और करण एक दूसरे के सामने खाने की टेबल पर बैठे थे। बस में बैठने के बाद ये पहली बार था जब उनकी नजरें मिली थीं। साक्षी को करण की आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी। अब करण साक्षी को कामुक नजरों से नहीं बल्कि प्यार से देख रहा था। फिर उन्होंने खाना ऑर्डर किया। खाना आने तक वे दोनों अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों में लेकर उनसे खेल रहा थे। साक्षी भी ये सब एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर बाद साक्षी करण से पूछा, क्या रे करण, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? इस पर करण ने साक्षी की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब है। तब साक्षी ने चौंकते हुए पूछा, कौन है वो, और तुम देहरादून जा रहे हो उसी से मिलने के लिए? तब करण मुस्कुराकर बोला, वो मेरे सामने बैठी है, उसे मिलने कहाँ जाना है? करण के इस मजाक पर साक्षी जोर से हंस पड़ी और बोली, मजाकिया बहुत हो तुम। फिर आगे उड़ने पूछा, उसका कोई नाम तो होगा ना? तब करण ने कहा, तुम्हें तो उसका नाम पता ही है। फिर साक्षी हंसते हुए बोली, अरे करण, अब तुम मुझे साक्षी कहकर बुलाओ। बस में तुमने कहा नहीं, और यहाँ कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ कहाँ हाथ डाला और अब यहाँ ऐसा बिहेव कर रहे हो? तब करण ने हंसते हुए कहा, साक्षी, तुम हंसती बहुत प्यारी हो। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम आंटी कहने के लायक हो। तुम्हारा शरीर अब भी एकदम फिट और आकर्षक है। इतना सुनाने के बाद साक्षी ने कहा, मस्का मारना बंद करो, मुझे ये बातें सुनने की आदत नहीं रही। अब बस में लौटने पर तुम्हें और भी कुछ दिखाऊंगी, अबे जल्दी खा लो। खाना खत्म हुआ तब करण ने कहा,
मैं बिल दे देता हूँ, तुम बस में जाओ। तब साक्षी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनकर काउंटर पर बिल देने चला गया। इधर साक्षी बस में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। साक्षी की चेहरे पर आज कुछ अलग ही चमक थी, लेकिन मन में एक ख्याल भी आया, जो मैं कर रही हूँ क्या ये सही है या फिर इसे रोकना चाहिए? फिर भी मेरी वासना जो करण ने जगाई थी वो साक्षी रोक नहीं पा रही थी। घर लौटने के बाद भी जब तक उसका पति ठीक नहीं होता, ये भूख शांत होने वाली नहीं थी। तब साक्षी ने मन ही मन सोचा कि अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। इस निश्चय के साथ साक्षी बस में बैठी। साक्षी खिड़की से बाहर करण की राह देख रही थी। जैसे ही करण आया, साक्षी ने उसे अपना हाथ बढ़ाकर बस में चढ़ा दी। फिर करण पर्दे लगाने लगा। तभी साक्षी उसे रोकते हुए बोली, थोड़ा ठहरो, जब बस सड़क पर चलने लगेगी फिर अपनी गाड़ी चलाना, लेकिन याद रखना मुझे धक्का मुक्की बिल्कुल पसंद नहीं है। प्यार भी एक मूर्तिकार की तरह होना चाहिए, धीरे धीरे और नाजुकता से, ताकि मेरे एंडिंग बिंदु तक पहुंचा जाए। तभी साक्षी की बात पर करण हंस पड़ा और बोला, साक्षी काफी शायराना अंदाज में बातें करती हो तुम। उनकी मजाकिया बातों के बीच में ही बस का कंडक्टर आ गया और सारे यात्रियों की चेकिंग करने लगा। फिर चेकिंग करने के बाद वह चला गया। अब बस सड़क पर चल पड़ी थी। इधर वे भी अपने सीटों पर लेट गए और बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद चारों ओर अंधेरा हो गया। तब करण ने पर्दे बंद कर दिए और वे दोनों एक दूसरे के सामने लेट गए। फिर करण ने साक्षी को अपनी बाहों में खींचा और उसके होंठों का रसपान करने लगा, और उसका हाथ साक्षी के खुली पीठ पर फिर रहा था। वो जो रसपान कर रहा था उससे साक्षी की भावनाएं और भी भड़क रही थी। उसकी सख्ती अब उसे महसूस हो रही थी। फिर करण ने साक्षी की बाल खोल दिया और दांतों से उसके सामने के हुक खोलने की कोशिश करने लगा। उसकी गर्म सांसें साक्षी के गालों पर महसूस हो रही थी। जैसे ही करण की जगह मिली, उसने साक्षी का टेस्ट करना शुरू कर दिया। करण का हाथ अब साक्षी की पीठ पर थे। वो आराम से उसकी कमर के नीचे वाले हिस्से को दबा रहा था। जिस अंदाज से वो उसे छू रहा था, उससे वो काफी अनुभवी लग रहा था। अब उसने साक्षी को पलट दिया और उसकी पीठ पर किस करने लगा। एक हाथ से वो खेलते खेलते साक्षी की शरीर से शरारत कर रहा था। इसी बीच बस ने भी अच्छी स्पीड पकड़ ली थी और करण की गाड़ी भी पूरी तरह ट्रैक पर आ गई थी। उसने साक्षी की साड़ी ऊपर खींचा और उसके हाथ अब उसके पैरों पर फिसलने लगे। साक्षी को भी अब मजा आने लगा था। साक्षी पूरी तरह भीग चुकी थी। करण के जवानी के जोश से साक्षी भी उभर रही थी। आज का अनुभव बिल्कुल नया था। साक्षी के शरीर में उत्तेजना की लहर दौड़ रही थी। जब भी साक्षी उस पल को याद करती, उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती। उस वक्त भी रोमांच से उसके शरीर पर कांटे उभर आए थे। करण भले ही शरीर से बहुत भारी नहीं था, लेकिन उसकी पकड़ एकदम मजबूत थी। धीरे धीरे उसने कपड़ों की रुकावटें हटा दिया और फिर से रसपान करने लगा। अब वो पल करीब था। एंडिंग बिंदु का वो क्षण साक्षी ने पूरी तरह से महसूस किया। करण के दिए उस जीवन रस को साक्षी ने अपने अंदर समाहित कर लिया। अब वे दोनों थक चुके थे। बस में होने की वजह से वे सभी बाधाएं पार नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। फिर उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और गांव की देवी की आराधना करने के बाद वह अपने शरीर को नींद के हवाले कर दिए। सुबह बस के चेकर की आवाज से उनकी आंख खुली। वो कह रहा था, अपना सामान देख लीजिए, आधे घंटे में देहरादून का पहला स्टॉप आने वाला है। तब करण ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे पहले स्टॉप पर ही उतरना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा, घर चलो, फ्रेश होकर जाना। मैं हमारे ड्राइवर को बोल दूंगी, तुम्हें जहां जाना होगा वह वहां छोड़ देगा। तभी करण बोला, नहीं, मेरे दोस्त की रूम पास में ही है और मुझे वहीं से एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। फिर करण ने साक्षी का हाथ पकड़ा और कहा, थैंक यू।
तुम्हारे साथ सफर बहुत अच्छा गुजरा। इतना कहकर वह फिर से साक्षी को गले लगाया और उसे चूमने लगा। फिर थोड़ी सी बाधाओं को पार करके साक्षी ने फिर से उसके जीवन रस को अपने अंदर समाहित कर लिया। उसके बाद जब करण का स्टॉप आया तब वो बस से उतर गया। बस से उतरते समय साक्षी ने उसे उसके इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑन ऑफ लक कहा। फिर जैसे ही करण बस से उतरा, साक्षी खिड़की से उसे जाते हुए देखने लगी। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। तब साक्षी के मन में हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन उस पल को जीने की संतुष्टि ने उसे शांति दी। उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ वह किसी भी रिश्ते की नई शुरुआत थी, या फिर शायद सिर्फ उस पल का अनुभव। लेकिन एक बात तय थी, वो पल हमेशा साक्षी और करण के दिल और जहन में रहेगा। फिर बस आगे बढ़ने लगी और साक्षी अपने ख्यालों में खो गई। करण के साथ बिताए हुए वो लम्हे अब उसकी यादों का हिस्सा बन चुके थे। उसके स्पर्श, उसकी आंखों की गहराई और उसका अंदाज, सब कुछ जैसे अभी भी उसके साथ था। साक्षी समझ चुकी थी कि यह जो हुआ वो एक सफ़र का हिस्सा था। एक ऐसा सफ़र जिसने मुझे मेरी अपनी इच्छाओं से मिलवाया था, उन ख्वाहिशों से जिन्हें उसने कभी महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर बाद साक्षी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। घर पहुंचते ही साक्षी के मन में विचारों का सैलाब उमड़ने लगा। क्या यह सब सही था? क्या मैंने खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेल दिया? लेकिन फिर भी उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मुझे इसका पछतावा है? तब उसके पास जवाब था, नहीं, मैंने वो किया जो मेरे दिल ने मुझे करने को कहा, और उस अनुभव ने मुझे एक नई पहचान दी थी। उसने यह सोचा। करण का वह आत्मविश्वासी चेहरा साक्षी के मन में हमेशा के लिए बसा रहा। उसकी हंसी, उसकी बातें और वो जादू भरी रात उसके लिए कभी न खत्म होने वाली याद बन गई। ये सफ़र उन दोनों के लिए शायद सिर्फ एक मोड़ था, लेकिन साक्षी लिए ये मोड़ उसकी जीवन की नई राहों को खोलने वाला था। तो दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमें ऐसे मोड़ देती है जहां हम खुद को फिर से पहचानते हैं। शायद करण के साथ वो सफ़र साक्षी के लिए खुद को समझने का एक जरिया था, अपनी इच्छाओं और सीमाओं को जानने का। और अब ये सफ़र ख़त्म हो चुका था, लेकिन इसकी छाप हमेशा साक्षी के साथ रहेगी। इन सब के बाद साक्षी ने एक गहरी सांस ली और उस सफ़र की मधुर यादों को अपने दिल में संजोते हुए अपने जीवन की नई राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। निर्देश: हर सफ़र ज़रूरी नहीं कि किसी मंजिल पर जाकर ख़त्म हो। कुछ सफ़र हमें सिर्फ खुद से मिलवाने के लिए होते हैं, और यही उस अनुभव की खूबसूरती थी जिसने करण और साक्षी को खुद से रूबरू कराया।